वही रोज के ताने। कहाँ है री? आंगन में बैठी सास रमा जोर से आवाज लगा रही थी। ममता अपने कमरे से बाहर निकलकर बोली, बच्चे को सुला रही थी माँ जी। कहिए क्या काम है? रमा ने आंखें दिखाते हुए कहा। अरे काम पूछती है, तुझे दिखाई नहीं देता कि घर में कितना काम पड़ा है? चल जाके हसुआ और खुरपी लेकर आ। द्वार पे गैया भी भूख से आवाज लगा रही है। जरा खेतों में जाकर उसके लिए घास काट लाऊं। सास रमा बाहर जाते जाते बोली, सुन, मेरे आने तक सारे जूठे बर्तन साफ हो जाने चाहिए। और ये देख, तूने अब तक आंगन में झाड़ू तक नहीं लगाई। रमा बुदबुदाते हुए बाहर निकली। जाने कहाँ से करमजली घर में आ गई। ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ममता के लिए यह प्रतिदिन की बात थी, पर वो कहे किससे। शाम के 4 बजने को थे, पर ममता ने अब तक अपने मुंह में अनाज का एक दाना तक नहीं डाला था। खैर, रमा की आज्ञानुसार वह झट से कामकाज में लग गई, यह सोचते हुए कि कहीं वह जल्दी आ गई तो फिर से डांट लगाएंगी। देखते ही देखते ममता ने सारे आंगन, कमरों अथवा द्वार को अच्छे से बहार दिया। फिर वो गंदे बर्तनों को धोने लगी। घर के बर्तनों को धोने के बाद उसने सोचा कि कुछ खा ले। इतने में रमा आ ही गई। ये क्या, तू खाने में लगी है? अरे कुछ तो सोच कि मैं बाहर जाकर कितना काम करके आ रही हूँ और तुझे खाना दिखाई दे रहा है। तनिक ये ना सोचा कि मेरे लिए चाय ही बना के रखती। मुश्किल से एक रोटी खाई ममता ने, तुरंत चूल्हे पर चाय बैठाई। इतने में सोया बच्चा भी जाग गया और ममता उसे गोद में उठाकर बाहर आंगन में ले आई। ममता की सास खड़ूस थी, मगर उसके बच्चे को बहुत मानती थी। आखिर वो उनका नाती जो था। अभी चाय बनकर आई ही थी कि रमा ने फिर एक नई आज्ञा दी। जा, मेरे लाल के लिए दूध तो गर्म करके ला। सदियों से चली आ रही थी इतनी कठिन दिनचर्या पर ममता ने कभी रोष व्यक्त नहीं किया। ममता के ससुर मनोहर जी अब इस दुनिया में नहीं थे, पर वे ही ऐसे व्यक्ति थे जो ममता को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। गुजरा दौर था वो जहाँ स्त्रियों का विवाह केवल उनकी सुंदरता और घरेलू कामकाज के आधार पर होता था। ममता तनिक भी पढ़ी लिखी न थी, पर सुंदरता में वह अच्छी शहरी लड़कियों को भी पीछे छोड़ दे। यही खासियत देख मनोहर जी ने उसका विवाह उस जमाने में बीए पास किए हुए अपने लड़के अशोक से कर दिया। ममता और अशोक के विवाह के कुछ ही महीने के बाद ससुर मनोहर जी का निधन हो गया। रमा अपने पति की मौत का जिम्मेदार ममता को ही मानती थी। उसका ऐसा मानना था कि ये करमजली के नक्षत्र ही खराब थे, जिसके आते ही मनोहर जी चल बसे। मनोहर जी की मृत्यु के पश्चात तो सास रमा ममता को घर में रखने तक को तैयार न थी, पर अशोक पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया और दूर शहर चला गया कमाने। पर अशोक का यूं शहर चले जाना भी रमा को रास न आया और वह फिर यह कहने लगी कि देख, तेरे आते ही मेरा पति और बेटा सब मुझसे दूर चले गए। रमा की प्रतिदिन बढ़ती बेरुखी और पति अशोक की जुदाई ममता के लिए असहनीय थी, पर वो लाचार नारी हर प्रताड़ना को सहन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करती रही। अशोक साल भर में 2 बार छुट्टियों पर आता। ऐसे में ममता और अशोक के मिलाप से एक बेटे का जन्म भी हुआ। बेटे के जन्म के पश्चात रमा का व्यवहार थोड़ा नरम जरूर हुआ, पर खत्म नहीं। ममता के जीवन में रमा द्वारा मिलने वाले ताने आम हो चुके थे। उसे तो केवल इस बात का सुकून था कि कम से कम अशोक तो ताने नहीं देता। दिन महीना और साल निकलते गए। ममता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया, पर वो जीवित न बच सकी। मरी बच्ची के ताने भी ममता ने खूब सुने। समय का प्रहार तो तब अधिक गहरा गया जब अशोक की नौकरी चली गई। उदासी और मासूमियत के साथ अशोक पुनः घर को आ गया। उसके आने से ममता तो खुश थी, पर अशोक परेशान था कि अब वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। सालों जमा किए हुए पैसों से अशोक गांव में अपना और परिवार का खर्च तो चलाता रहा, पर अब वो बचे हुए पैसे भी समाप्ति की ओर थे। एक रात अशोक ने अपनी पत्नी ममता से कहा, ममता, मेरा सारा धन अब समाप्त हो चुका है। मैं
वापस शहर को जाना चाहता हूँ। ममता ने प्रश्न किया, आप कहाँ जाएंगे? अशोक बोला, मैं यहाँ से दूर एक साधु आश्रम में जा रहा हूँ। सुना है उनके पास कई व्यक्ति काम करते हैं। मैं रुपए कमाकर यहाँ भेजता रहूँगा। ममता ने भीगी पलकों से अपने पति को निहारते हुए जाने की आज्ञा दे दी। अगले दिन अशोक कुछ साधुओं के साथ उनके आश्रम की ओर हो लिया। एक वो दिन था जब अशोक उन साधुओं के साथ रुखसत हुआ था, और आज एक दिन है जहां ममता दूसरों के घर का काम कर अपने बेटे व परिवार का निर्वाह कर रही है। अशोक को गए हुए पूरे 8 बरस हो चुके थे। शुरुआती महीनों में तो पैसे अशोक भेजता रहा, पर जैसे जैसे साल गुजरे अशोक का कुछ पता न चला। न पति की खबर न पैसे। ऐसे में घर कैसे चलता? ममता ने यह दयनीय स्थिति को देखते हुए हार मानकर पड़ोसी घरों में नौकरानी का काम शुरू कर दिया। रमा अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। अब न उसकी जुबान चलती न पैर। ममता के लिए बेटे राम और सास रमा दोनों को संभालना आवश्यक था। हालांकि राम अब बड़ा हो गया था, परंतु वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि घर को चला पाए। कभी कभी लंबी जुबान और ताने मारने वाली सास को अब ममता की अहमियत समझ में आ गई थी। समय ओझल होता रहा। देखते ही देखते अगले 8 वर्ष और निकल गए। अब कुल 16 बरस हो गए थे अशोक को गए। सास भी बेटे के मिलन को तरसती हुई जीवन से हार गई। यहाँ केवल एक ही बात ममता के लिए राहत देने वाली रही कि राम अब लगभग 20 बरस से अधिक का हो चुका था। वह गांव में ही कुछ लोहारों के साथ लोहे का काम किया करता था। एक दिन ममता बहुत ही थकी हुई थी। बेटे ने कहा, माँ, तू अब दूसरों के यहाँ काम करना छोड़ दे। मैं तो बहुत पैसे कमा रहा हूँ, तेरी देखभाल अच्छे से करूँगा। बेटे की कही बात ने ममता की आंखों में आंसू ला दिए। वह रोते हुए बोल पड़ी, हाँ राम, अब तू ही तो मेरा सहारा है। रात गहरी नींद में थी। राम अपनी माँ के बगल वाले कमरे में ही सो रहा था, पर ममता की आंखों में नींद कहाँ। वह चारपाई पर जागी बैठी थी, जाने क्या सोच रही थी। ममता कभी अपने हाथों को निहारती तो कभी पैरों को, तो कभी झट से खड़ी हो जाती है। सामने जाती फिर चारपाई पर बैठ जाती। ममता के मन में होने वाले उथल पुथल यह साफ दर्शा रहे थे कि वह अब भी अपनी सौंदर्यता को तलाश रही है, जिसे जाने कितनी कामुक निगाहों ने दूषित कर दिया था। उन मुश्किल दिनों में दूसरों के घरों में काम करने के दौरान उसे अनगिनत बार दूषित निगाहों और दूषित मानसिकता के लोगों का सामना करना पड़ा। भला एक माँ अपने बेटे से इन बातों को कहे भी तो कैसे? अगले दिन की सुबह जैसे ही ममता ने घर से बाहर काम पर जाने की तैयारी की, राम ने उसके पैर पकड़ लिए और रोकते हुए कहा, माँ, अब नहीं। राम की जिद और क्षीण होते अपने शरीर को देख ममता ने उसका मान रख लिया। अब राम ही घर से बाहर काम करता और अपनी माँ की देखभाल करता। राम के इस कर्तव्य को देख आसपास की औरतें यह कहने लगी, देख ममता, तेरी मेहनत रंग लाई। तेरा बेटा राम तेरे सारे दुख दूर करेगा। तेरी सास रमा और तेरा पति अशोक तो छोड़ के चले गए, पर राम तेरा साथ है। अब तू इसे ही अपना सौभाग्य समझ। समय तो अपने पंख लगाए उड़ता चला जा रहा था। ममता को अब देरी थी तो केवल अपनी बहू के आने की। शाम जैसे ही राम घर को आया, अपनी माँ को मुस्कुराता देख बोला, माँ, तेरे चेहरे पर हंसी अच्छी लगती है, यूं ही हंसा कर। सदियों बीत गए थे ममता को मुस्कुराए, पर आज वो प्रसन्नता का वास्तविक अनुभव कर रही थी। यूं ही हंसते खिलखिलाते ममता ने राम को कहा, क्यों रे, अब मुझे बूढ़ा ही मार देगा क्या? जवान हो गया है, तनिक मुझे बहू का सुख भी तो दिला दे। ना जाने भगवान कब अपने पास बुला ले। जाते जाते मैं भी तो दादी बन जाऊं। माँ के सवाल का जवाब राम ने देते हुए कहा, हाँ माँ, जरूर देखेगी तू अपने नाती पोतों को, पर ये बता, तेरे बेटे से शादी करेगा कौन? अरे, ऐसा क्यों कह रहा है? ममता ने जोर से कहा, तेरे जैसा पति तो किसी भाग्यशाली लड़की को ही मिलेगा। देख मैं कैसे
कैसे रिश्ते लाती हूँ तेरे लिए। ममता का बेटा राम बहुत ही सुशील था। उसने कहा, माँ तू जिससे बोलेगी शादी कर लूँगा। लड़की मेरी नहीं तेरी पसंद की होनी चाहिए। चंद महीनों की खोज के बाद ममता को एक रिश्ता पसंद आया। लड़की के गुण में ममता ने उसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे वह स्वयं वंचित रही। ममता का बेटा राम अधिक शिक्षित तो नहीं था, परंतु जैसे तैसे उसे कक्षा 10वीं तक ममता ने शिक्षित करा दिया था। ममता का यह मानना था कि लड़की भी कम से कम उसके बेटे जितनी शिक्षित हो। पड़ोस के 2 गांव छोड़कर तीसरे गांव में ममता ने अपने बेटे राम की शादी पक्की कर दी। पंडित के माध्यम से दोनों लड़का व लड़की पक्ष ने विवाह के लिए पूस का महीना ही चुना। आज का दिन बेहद खास है। ममता जिस घर में स्वयं कभी बहू बनकर आई थी, आज वो सास बनने जा रही है। गरीब ही सही पर उसकी खुशी हर अमीरी को फीकी कर देने वाली जान पड़ती थी। ममता का बेटा राम दूल्हा बनने वाला था। घर में मेहमान के रूप में आस पड़ोस की महिलाएं, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शामिल थे। जिन घरों में ममता कभी काम किया करती थी, वहां भी उसने निमंत्रण बांटे थे। उसी प्रकार राम जिन लोगों के साथ लोहे का काम किया करता था, वहां से भी काफी व्यक्ति व नवयुवक पधारे थे। कभी बेहद छोटा सा जान पड़ने वाला ममता का घर ना जाने कितने लोगों को अपने अंदर समेटे हुए था। जैसे वह घर भी खुशी के मारे फूल गया हो। दीवार पर लटकी सासू माँ और ससुर जी की तस्वीर भी ममता के अपार हर्ष का स्वागत कर रही थी। बेशक सास रमा ने ममता को कितने ही ताने क्यों ना दिए हों, पर ममता उनकी तस्वीर को प्रतिदिन साफ करती। दोनों ही तस्वीरों के सम्मुख खुद को और अपने बेटे राम को खड़ा कर ममता माँ जी पिताजी को आशीर्वाद देने को कह रही थी। अपनी माँ का यह रूप देखकर बेटा राम काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वह जान गया था कि उसकी माँ ममता कितनी आदर्श नारी है। बारात जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। राम सेहरा बांधे घर से आगे कदम बढ़ा ही रहा था। तभी ममता ममता की आवाज़ लगाता हुआ एक व्यक्ति ममता के सामने आया। अरे अजीत भैया, आप इतना काहे हाँफ रहे हैं? सब ठीक तो है? और ये जोर जोर से ममता ममता की आवाज़ काहे दे रहे हैं? अजीत गांव का ही एक व्यक्ति था जिसे ममता अपना भाई मानती थी। वह बोला, ममता आज तू सच में सब कुछ पा गई रे, सब कुछ पा गई। का हुआ? का मिल गया हमको? अजीत रुकते हुए बोला, अशोक, अशोक भैया जिंदा है। अशोक शब्द ममता के कान में पड़ते ही वह आतुर हो उठी उसे देखने को। कपकपाते होठों से बोली, वो जिंदा है? कहाँ है वो? किधर है वो? ले चलो तनिक उनके पास। अजीत भैया ले चलो उनको। ढोल नगाड़ों का शोर थम गया। राम भी ठीक माँ की तरह अपने पिता अशोक के दर्शन को व्याकुल हो उठा। माँ बेटे के अलावा अजीत और समस्त गांव के लोग चल पड़े उस ओर जहां अशोक एक पुराने फटे लिबास में लिपटा, सदियों से न नहाया हुआ, लंबी दाढ़ी अथवा बड़े सफ़ेद बाल लिए बेजान सा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसे केवल ममता और अजीत की आंखें ही पहचान सकती थी, क्योंकि दोनों ही अशोक के काफ़ी करीब रहे थे। अशोक की हालत देखकर यह कहा जा सकता था कि उसे इतने कष्ट तक पहुंचाने में कितने दुष्ट व्यक्तियों का हाथ होगा। जो अशोक अपनी पत्नी और बच्चे से बेहद प्यार करता हो, वो उन्हें अचानक छोड़कर कैसे जा सकता था? निश्चित ही उसे किसी ने बहुत सताया है। अशोक जीवित भर था, पर वह अपनी ममता और राम और मित्र अजीत को नहीं पहचान पाया। समय भी कितना बलवान है। पल में जुदाई तो करा दी, पर मिलाने में सदियां लगा दी। आज की बारात सच में मिलन की बारात थी। एक तरफ ममता को उसका खोया हुआ पति अशोक मिल गया और दूसरी तरफ राम को दुल्हन। अपार खुशियों से भरी बारात का दृश्य देख सभी को उस असीम परमात्मा पर विश्वास और बढ़ गया, जो दुख देता है तो सुख भी देता है। राम की बारात ही सही, मगर ममता अपने पति के साथ उस सजे हुए घर में दुल्हन की तरह ही आई। ममता अब जीना चाहती थी,
सब कुछ मिल गया उसे, जिसकी उसे तलाश थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। रमेश जी अपनी बहू संध्या से बोले, कल से भारी बारिश हो रही है, प्याज पकौड़ा और शुद्ध घी के सूजी का हलवा खाने का मन हो रहा है। पर बाबूजी, रसोई घर में प्याज खत्म हो गया है, घी भी कनस्तर के तली में एक आध चम्मच ही होगा, कल बना देती हूँ। पर बहू, एक हफ्ता पहले ही तो गांव से 2 किलो देसी घी तेरी ताई सास ने भिजवाए हैं, इतना जल्दी खत्म हो गया क्या? अच्छा ठीक है। मन महसूस कर बाबूजी अखबार पढ़ने लगे। कनस्तर में 3 पाव ही घी थे। बाबूजी लाते समय रास्ते में छलक कर गिर गए। चाय बिस्कुट दे गई संध्या। बेचारे चुपचाप चाय में बिस्कुट डुबोकर खाने लगे। बिस्कुट भी बरसात की वजह से महराया हुआ, वह चाय में भी पानी ही पानी। वह मुश्किल से 1 चम्मच दूध डाला हुआ। अपनी मम्मी और दादाजी की बात सुन रहा था आरुष। दादाजी की आंखें भर आई हैं, यह देखकर दुखी हो गया वो। आज तो पापा को बताना ही पड़ेगा कि मम्मी दादाजी के खाने में बदमाशी करती है। बेचारे दादाजी कभी लजीज खाने को कुछ मांगते तो बहाना बना देती या जानबूझकर बनाना भी नहीं चाहती। बेचारे रमेश जी सज्जन आदमी हैं, कभी कुछ ना कहते। अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे। रवि के ऑफिस से आते ही आरुष के कहने पर किचन में गया तो कनस्तर में 1.5 किलो घी भी रखा है और 2-2.5 किलो प्याज भी है। रवि समझ गया कि संध्या मेरे बाबूजी का पेट दाग रही है। भाभी, माँ का ख्याल रखिएगा और पापा के बिना अकेली है, इसलिए बातचीत करते रहिएगा। टेस्टी डिशेज भी बनाकर खिलाइए। हम बेटियां दूर हैं अपनी माँ से, इसीलिए चिंता लगी रहती है। संध्या अपनी भाभी से वार्तालाप कर फोन रख देती है। आप आ गए ऑफिस से, चाय नाश्ता लाती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए, कहते हुए किचन में चली गई संध्या। किचन में आकर आज पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, साथ में शुद्ध घी का हलवा मिल जाता तो बारिश का मज़ा आ जाता। अच्छा बनाती हूँ, पकौड़ा और हलवा बनाकर ले आती है। बाबूजी, पकौड़ा हलवा बनकर तैयार है, आइए खाया जाए। आवाज़ देने पर रमेश जी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। खुश हो चाव से खाते खाते बोल रहे हैं, किचन में तो सामान नहीं था ना, अभी लेकर आया हूँ। पता चला कि आपको खाने का मन हो रहा है, रवि बोला। संध्या समझ गई कि उसकी कुटिल मनसा को समझ गया है रवि। बगले झांकने लगी। बाद में रवि आड़े हाथ लेते हुए चिता देता है संध्या को कि बाबूजी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ खाने का मन करे तो मुझसे बोलो। तुमको लानत है, अभी अपनी भाभी को ज्ञान बांट रही थी कि मेरी माँ का ख्याल रखो, खुद को देखो, तुम 2 चेहरा और 2 आंचलों को ओढ़ी हुई हो। मेरी भी माँ दादाजी की सेवा करती थी, संस्कारी थी वो। दादाजी भी मेरी माँ के नाम से ही यह मकान खेत खलिहान कर गए हैं। कहकर रवि फफक कर रो पड़ा। ऐसी दुष्ट पत्नी के होने से अच्छा होता कि विधुर हो जाता मैं। तुम मेरे पिता की सेवा नहीं कर सकती तो यह घर छोड़कर जा सकती हो। रिया और आरुष यहीं रहेंगे, हर महीने तुम्हें खर्चे के लिए पैसे भेज दिया जाएगा, दैट्स ऑल। काट मार गया संध्या को, कलई जो खुल गई थी उसकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।